फिल्म शुरू होती है हमारे मुख्य चरित्र चार्ली मैटेई, जो अपने बेटे अनातोली के साथ एक मस्त ट्रिप से लौट रहा है। जब वे शहर वापस आते हैं तो बच्चा चार्ली से कहता है कि उसे कार से उतरने और सड़क पर एक गायक को परफॉर्म करते देखना है। चार्ली मान जाता है और कहता है कि वह अपनी कार पार्क करने के बाद वहां होगा। परंतु जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है, कई मुखौटे पहने लोग उसे घेर लेते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। अद्भुत है कि वह अभी भी जिंदा है। उसकी होश संभालते समय उसे अतीत का एक ख्याल याद आता है। उस वक्त वो जेल में बंद एक जवान आदमी था। वहाँ एक बूढ़ा गैंगस्टर, जिसे ओल्ड टाइमर बुलाते थे, उसे अपराध की दुनिया के बारे में सलाह दे रहा था। ओल्ड टाइमर ने उसे चेतावनी दी थी कि एक बार इस दलदल में फंसने के बाद बाहर निकलना नामुमकिन है। चार्ली को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसके शरीर में घुसे 22 गोलियों को निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस कहानी के उलट दूसरी तरफ हमें टोनी जैचिया नाम के एक शख्स से मिलवाया जाता है, जिसे चार्ली की हालत के बारे में सूचित किया जाता है। ये साफ है कि टोनी जैचिया एक ताकतवर और बेरहम आदमी है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या उसी ने चार्ली को मरवाने के लिए गुंडों को भेजा था। चार्ली को गोली लगने की खबर राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित होती है और न्यूज़कास्टर बताता है कि चार्ली एक रिटायर्ड गैंगस्टर है। अगले सीन में पुलिस कैप्टन मैरी गोल्डमैन इस मामले में दिलचस्पी लेती हैं और घटनास्थल पर जाने का फैसला करती हैं। चार्ली के ऑपरेशन के दौरान हमें उसके अतीत की एक और झलक दिखाई देती है, जहां जवान चार्ली को पता चलता है कि ओल्ड टाइमर को उसके दुश्मन ने मार डाला था। युवा चार्ली अपने सबसे अच्छे दोस्तों टोनी जकिया और करीम के साथ मिलकर एक फेमस गैंगस्टर हर्नांदेज की हत्या का फैसला लेता है, जिसने उनके पुराने गुरु को मार दिया था। जाने से पहले ये तीनों हमेशा दोस्त रहने की कसम खाते हैं और हर्नांदेज से बदला लेते हैं। वो बदला लेने में कामयाब हो जाते हैं और यहीं से उनकी माफिया की दुनिया में यात्रा शुरू होती है। अब वापसी वर्तमान में पुलिस कैप्टन मैरी गोल्डमैन अपने सुपीरियर से टकराती हैं, जो उन्हें इस मामले को छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि चार्ली एक पूर्व गैंगस्टर है और पुलिस को उन्हें आपस में लड़ने देना चाहिए। लेकिन मैरी उनकी बात नहीं मानती हैं और मामले की जांच करने पर अड़ी रहती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपने पति के हत्यारे को भी ढूंढने में मदद मिल सकती है। वो फिर अस्पताल में चार्ली से मिलने जाती हैं और उससे सवाल करना शुरू करती हैं, मगर किसी कारण से चार्ली कुछ नहीं बोलता। हताश होकर वो कमरे से बाहर निकलती हैं। तभी चार्ली के वकील मार्टिन, चार्ली के भरोसेमंद दोस्त करीम और पैट साथ आते हैं। रात में कैप्टन मैरी अपने बेटे को सुला रही होती हैं, तभी उन्हें एक डरावना फोन आता है। वो रात भर शराब पीकर अपने पति की मौत का गम मनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ करीम गुस्से में है और जिम्मेवार लोगों से बदला लेने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मार्टिन उसे सब्र रखने और चार्ली के कोमा से बाहर आने का इंतजार करने की सलाह देता है। फिर करीम मार्टिन से कहता है कि वो चार्ली की देखभाल करे और उसे अकेला न छोड़े। अस्पताल में वापस एक आदमी खुद को डॉक्टर का वेश बनाकर अस्पताल में घुस जाता है। वो बंदूक निकालता है, चार्ली के कमरे का दरवाजा खोलता है और उसे कई बार गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर अस्पताल के लोग दौड़ते हुए कमरे में पहुंचते हैं और उन्हें लाश मिलती है, लेकिन ये लाश चार्ली की नहीं थी। कैप्टन मैरी ने गोलीबारी से पहले ही चार्ली को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया था। ये घटना कैप्टन मैरी को अगले दिन अस्पताल के बाहर निगरानी दल तैनात करने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही वो देखती हैं, टोनी जकिया चार्ली से मिलने अस्पताल आता है। मिलने के दौरान टोनी इस बात की राहत जताता है कि चार्ली अभी भी जिंदा है। जाने से पहले वो चार्ली को एक ग्रीटिंग कार्ड देता है, जिससे चार्ली को पता चलता है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस उन्हें अस्पताल के सामने खड़ी एम्बुलेंस से देख रही है। थोड़ी देर बाद करीम और मार्टिन चार्ली से मिलने अस्पताल आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर मैरी उनकी गाड़ी का पीछा करने का फैसला करती है। करीम को जल्द ही पता चल जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है, इसलिए वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। फिर वो मदद के लिए अपने एक दोस्त से संपर्क करता है। अब जब मैरी उनका पीछा नहीं कर रही है, तो करीम कार को एक पुराने गोदाम के अंदर ले जाता है, जहां टोनी के आदमियों में से एक को कुर्सी से बांध रखा है। वो इतना डरा हुआ है कि उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। चार्ली उससे कहता है कि अगर वो सहयोग करेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
वो बताता है कि उसने खुद तो गोली नहीं चलाई, लेकिन टोनी जैचिया उर्फ चार्ली का सबसे अच्छा दोस्त चार्ली के पीछे अपने आदमियों को भेजा था। इसके अलावा टोनी चार्ली को रिटायर होने और खुद ही नशे का धंधा चलाने के लिए मारना चाहता है। उसे अब डर है कि चार्ली एक दिन उसके रास्ते में आ जाएगा। ये सब सुनकर चार्ली बहुत परेशान हो जाता है। बाद में करीम उसे जल्द से जल्द टोनी को मारने की सलाह देता है, लेकिन चार्ली अभी भी उलझन में है क्योंकि टोनी उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसे वो कसम याद है जो उन्होंने बचपन में खाई थी। करीम मान जाता है और मार्टिन चार्ली को घर ले जाता है, जहां परिवार उसका प्यार से स्वागत करता है। करीम भी अपने परिवार के पास घर वापस जाता है, लेकिन उस रात जब वो अपने फ्लैट से बाहर निकलता है तो टोनी के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। दरअसल चार्ली को अगवा करने का आइडिया उसी आदमी का था जिसे पहले कुर्सी से बांधा गया था। बेशक टोनी से सहानुभूति पाने की उस आदमी की योजना तब उल्टी पड़ जाती है जब उसे गोली मार दी जाती है। फिर वे चार्ली के परिवार को चेतावनी देने के लिए करीम की एक उंगली काटकर भेज देते हैं। चार्ली जो अपने काम में व्यस्त था और अपने दिनचर्या में लगा हुआ था, करीम की मौत सुनकर गहरा आघात और दुखी होता है। वो अंतिम संस्कार में शामिल होता है और करीम के परिवार को दुख से रोते देखता है। गुस्सा और रोष चार्ली पर हावी हो जाता है और अब वो बदला लेने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। शुरू करने से पहले वो पैट से अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहता है। उस रात बाद में हम टोनी के आदमियों को एक खुशी की दावत पर देखते हैं, जैसे उन्हें कल रात एक आदमी को मौत के घाट उतारने के बाद कोई गिल्ट ना हो। लेकिन उनका जश्न जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि चार्ली अब एक सजायाफ्ता पार्टी बिगाड़ने वाला बन चुका है। अब जबकि आदमी निहत्थे हैं, चार्ली उन्हें अपने प्रियजनों को अलविदा कहने का एक आखिरी मौका देता है क्योंकि जल्द ही वे सब मर जाएंगे। फिर वो उनमें से एक को गोली मार देता है, जिसे वो जानता है कि उसे गोली मारने वालों में से एक है क्योंकि वो उसकी कलाई पर पहनी हुई घड़ी को पहचान लेता है। सिर्फ डराने की ताकत के साथ चार्ली वहां से चला जाता है, जबकि बाकी आदमी डर के मारे से हिम जाते हैं। अगले दिन टोनी के आदमियों में से एक कब्रिस्तान में मरे हुए साथियों की कब्र पर जा रहा होता है। तभी चार्ली वहां आता है और उसे मार देता है। टोनी को पता चल गया कि चार्ली अब बदला लेने के लिए बेताब है, इसलिए उसने अपने गुंडों को चार्ली और उसके परिवार को ढूंढने के लिए उसके घर पर छापा मारने भेजा। गनीमत रही कि उन्हें कुछ नहीं मिला। उसी वक्त चार्ली शहर के दूसरी तरफ अपनी प्यारी बिल्ली के साथ आराम से बैठा हुआ था। वकील मार्टिन चार्ली के घर पहुंचा तो उसे पूरी तरह से तहस-नहस पाया। वो तुरंत चार्ली को ये बताने के लिए दौड़ा, लेकिन मार्टिन को नहीं पता था कि टोनी का एक आदमी उसका पीछा करके चार्ली के छिपने की जगह तक पहुंच गया है। जल्द ही वो दोनों को टोनी के गुंडों ने घेर लिया। चार्ली उन सबको अकेले ही संभाल लेता है, जबकि मार्टिन नाव से भागने की कोशिश करता है, मगर टोनी के आदमियों में से एक मार्टिन को पकड़ लेता है। अंत में चार्ली अपनी मोटरसाइकिल से भाग निकलता है और टोनी के गुंडे उसका पीछा करते हैं। रास्ते में पुलिस की गाड़ी से टक्कर होने की वजह से वो वापस पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। पूछताछ कक्ष में मैरी उसे चौंकाने वाली जानकारी देती है। उसने अपराध स्थल की दीवार में फंसी गोलियों की एक श्रृंखला ढूंढी है, यानी पांचों हमलावरों में से एक चार्ली को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, मैरी फिलहाल चार्ली को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला करती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि टोनी जैचिया ही उसके पति के मर्डर के पीछे है। उसी रात टोनी जैचिया को अपनी बेटी की शादी का जश्न मनाते देखा जाता है। उसे नहीं पता कि चार्ली उसके घर के ठीक बाहर है और उसके एक आदमी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसे खत्म करने से पहले चार्ली उससे टोनी जैचिया के मौजूदा ड्रग लेन देन का सारा डेटा सौंपने की मांग करता है। जल्द ही जब टोनी को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो पार्टी छोड़कर अपनी ड्रग लैब जाता है, जहां वो अपना गुस्सा निकालता है। टोनी अब अपना आपा खो चुका है। वो अपने गुर्गों को चार्ली को जिंदा या मृत लाने का आदेश देता है। अगली सुबह पैट चार्ली के बच्चों अनातोली और ईवा को स्कूल से लेने जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, तभी उनके बगल में एक वैन रुकती है। आदमी बच्चों को अगवा कर भाग जाते हैं। मैरी घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि वो बहुत देर हो चुकी है। कुछ देर बाद पता चलता है कि पुलिस को ईवा मिल गई है,
और उसे थाने ले जाया गया है। मारपीट सह चुकी ईवा उन्हें बताती है कि अगर चार्ली खुद को पुलिस के हवाले नहीं करेगा तो छोटे अनातोली को मार दिया जाएगा। जब कैप्टन मैरी बाद में थाने से बाहर निकल रही थी तो चार्ली अचानक उनके साथ कार में बैठ जाता है। वह मैरी से मदद मांगता है कि वो न्यूज में एक फर्जी खबर चलवाए कि चार्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मीद है कि इससे टोनी उसे ढूंढना बंद कर देगा और उसके बेटे को छोड़ देगा। चार्ली ये भी वादा करता है कि उसका बेटा वापस मिलते ही वो खुद सरे कर देगा। मैरी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन जब टोनी को चार्ली की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत अपने गुर्गों में से एक को अनातोल को मारने के लिए भेजता है, क्योंकि अब उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। इस गुर्गे को ये नहीं पता होता कि चार्ली मोटरसाइकिल से उसका पीछा कर रहा है, उस जगह तक जहां अनातोल को बंदी बनाकर रखा गया है। इस घर के अंदर टोनी का एक और आदमी अनातोल पर नजर रख रहा होता है। उसे तुरंत अनातोल को मारने का आदेश मिलता है, लेकिन वो आदेश मानने के बजाय अनातोल को छोड़ने के लिए दौड़ता है। लेकिन फिर इधर चार्ली अभी भी बाहर है। ऐसा लगता है कि वो कांटेदार तार में फंस गया है और खुद को छुड़ाने की जोर लगा रहा है। गुर्गा अनातोल को बाहर लाता है और उसे गाड़ी की डिग्गी में धक्का देकर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय ये होता है। चार्ली उस गुर्गे को पीट देता है और अनातोल को लेकर भाग जाता है। जब चार्ली आखिरकार घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को बताता है कि अब उन्हें छिपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने टोनी के सभी गुर्गों को खत्म कर दिया है। अगले दिन टोनी अपने घर में आराम कर रहा होता है, तभी चार्ली वहां आ जाता है। जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद चार्ली अपनी और टोनी की दोस्ती के लिए सब कुछ भूलने को तैयार है। भले ही चार्ली टोनी को मारना नहीं चाहता, लेकिन टोनी, जो अब सत्ता का भूखा है, फिर भी चार्ली से छुटकारा पाने का फैसला करता है। टोनी उसे जमीन पर गिरा देता है और उसकी कंपटी पर बंदूक तान देता है। जब टोनी थोड़ा बेखबर होता है तो चार्ली मौका देखकर उस पर हावी हो जाता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और टोनी को ड्रग्स का धंधा चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। पता चलता है कि चार्ली ने कैप्टन मैरी को ये साबित करने के लिए काफी सबूत इकट्ठा करने में मदद की थी कि टोनी एक ड्रग माफिया है। जब बाद में पुलिस चार्ली से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि पुलिस को किसी भी तरह के ड्रग्स के धंधे में उसके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। थाने के बाहर उसका स्वागत मार्टिन करता है और चार्ली तुरंत उससे कहता है कि उन्हें उस पार्किंग स्थल पर ले चले जहां उसे गोली मारी गई थी। गुस्से और धोखा खाने के बाद चार्ली मार्टिन पर बंदूक तान देता है, लेकिन मार्टिन अपनी सफाई पेश करता है। वो कहता है कि टोनी ने उसे सिर्फ किसी को मारने के लिए भेजा था, ये नहीं बताया कि किसे। उसे ये जानकर बहुत धक्का लगा कि उसे चार्ली को ही मारना था। वो ये काम नहीं कर सका। इसके बाद चार्ली मार्टिन के इस नेक काम की कदर करने के लिए दीवार पर निशाने के तौर पर गोलियां चलाता है। आखिरी सीन में चार्ली और उसका परिवार समुद्र किनारे मौजमस्ती कर रहे होते हैं और खुशी खुशी सूरज ढलते वक्त वहां से चले जाते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।